अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नॉवल यू आर माई हार्ट। तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले नए नॉवेल्स के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें और नेक्स्ट एपिसोड भी बर वक्त मिल सके। तो भी स्टार्ट करते हैं नॉवल यू आर माई हार्ट। यू आर माई हार्ट। किस्त नंबर 3। क्या बकवास की है तुमने मेरी बेटी से। सादिया तीखे तेवर लिए उसकी जानी बड़ी थी। मैंने कुछ नहीं कहा अम्मा। अनफाल ने सहम का नफ़ी में सर हिलाया था। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है? अरे मैं कैसे भूल गई कि तू भी उसी कमबख्त की औलाद है जिसे घर संवारना नहीं आता था। नाहिंजार लड़की, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। आज तो तुझे अच्छे से बताऊंगी कौन फारिग रहकर चारपाई तोड़ता है। उसकी कमर तक लहराती चुटिया पकड़कर उसने अनफाल को बाही की जानिब धकेला था। मैंने कुछ नहीं कहा अम्मा, आयमा झूठ बोल रही है। अनफाल ने अपनी सफाई देनी चाहिए थी मगर सादिया ने पहले उसकी सुनी थी जो आज सुनती। झूठी तो तू है, कमबख्त मारी, तेरी तो जान ले लूँगी मैं। पढ़ाया लिखाया और आज तू ये सिला दे रही है। सादिया ने उसे लाकर सेहन में पटखा था और फिर एक तरफ से रखा फूल झाड़ू उठाकर उसके डंडे से मारने लगी थी। अम्मी मत मारो आपी को, छोड़ दो उसे। रायमा जो अंदर बैठी अपना होमवर्क लिख रही थी अनफाल की चीखें सुनकर बाहर आती हवास पाख्ता से सादिया की जानिब लपकती उसे रोकने लगी। जब आयमा ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका, आगे मत जा वरना अम्मी ने तुझे भी मारना है। आयमा ने हंसते हुए सरगोशी की तो रायमा ने गुस्से से उसे देखा था। तुमने झूठ बोला था ना? रायमा ने परेशान नज़रों से रोती बिलकती इनफाल को देखकर पूछा तो वो मज़े से सर हिला गई। अल्लाह तुझे आग में फेंकेगा, देखना तू। उससे बद्दुआ से नवाजती वो माँ को रोकने की कोशिश करने लगी मगर सादिया के एक ही धक्के पर वह पीछे को जा गिरी थी जिस पर आयमा मुँह नीचे किए हंसी थी। अम्मा माफ़ कर दो, आइंदा कुछ नहीं करूँगी। बेकसूर होते हुए भी अनफाल ने उससे माफ़ी मांगी थी जिस पर सादिया ने एक झटके से उसे परे धकेला था। प्यार की बात समझ आया कर वरना मुझे तू जानती ही है। एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद करते वह दृष्टि से बोली तो वह रोती हुई सर हिला गई। यहाँ क्या तमाशा लगा है जो मुँह उठाकर देख रहे हो? हम सायों की दीवार पर लटकते बच्चों को और अंदर जागती कुछ खवातीन को देखकर वो चीखी तो सब कानों को हाथ लगाते गायब हो गए। अल्लाह अल्लाह जी। सादिया और आयमा के जाते ही वो घुटनों के गिर हाथ बांधती मध्यम आवाज़ में अपने खुदा को पुकारने लगी थी। आप ही चलो, अंदर चलो। रायमा ने उसे बाजू से थामते खड़ा करने की कोशिश की तो वो लड़खड़ाती हुई उठने लगी। कमर जो पहले ही दर्द में मुबतला थी इतने डंडे खाने के बाद जैसे टूटने को थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं रायमा, उसने लड़खड़ाते बीखे लहजे में कहा तो रायमा की आंखों से भी आंसू निकल आए। रायमा वो मुश्किल उसे कमरे में लेकर आई थी। पहले उन दोनों का मुश्तरका कमरा होता था मगर अब एक कमरे में रायमा और रायमा जबकि एक कमरे में इनफाल होती थी। अनफाल का कमरा छोटा सा था, बिल्कुल जैसे स्टोर रूम होता है। एक तरफ चारपाई बिछी हुई थी और एक तरफ डेस्क पर चंद किताबें रखी हुई थी। एक तरफ तार लटकी हुई थी जिस पर उसके कपड़े मौजूद थे। आयमा और आयमा के कमरे में उनके लिए अलमारी मौजूद थी जबकि अनफाल के लिए किसी किस्म की अलमारी का बंदोबस्त नहीं किया गया था। उसे चारपाई पर लटाकर वो उसके लिए पानी ले आई। उसे पानी पिलाकर आयमा जल्दी से उसके लिए सालन और रोटी ले आई थी ताकि उसे खिलाकर दवा खिला सके। खाना और दवाई खिलाकर वो उसके सहाने बैठी उसका सर दबाने लगी थी। वो आयमा से छोटी थी मगर एहसास कूट कूट कर भरा हुआ था। बाहर अब खाने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन शहजाद मलिक वापस आ गए थे और अब खाना खाया जा रहा था। रायमा को यकीन था कि शहजाद मलिक के पूछने पर सादिया ने लाजमी इनफाल की काहली व सुस्ती की बाबत मसाले पेश कर दी होंगी। वैसे भी शहजाद मलिक के पास इतना वक्त कहाँ था कि वो उठकर इनफाल को देखते और मालूम करते कि सादिया जो कह रही है वो सच है या झूठ। वो आज सुबह ही घर पहुंचा था। बहनों और बाप से मिलकर वो अपने कमरे में चला गया था। घर में आई अजिया नामी बला से छुटकारा पाने को उसके पास यही एक तरीका था कि कमरा में बंद हो जाता। अजिया छुट्टियां गुजारने आई थी। एक ही शहर में होने के बायस वो अक्सर यहाँ आया करती थी और अब तो उसके पास यहाँ आने की एक माकूल वजह थी और वजह थी अब्बियस मलिक जो अजिया को पसंद था और बेहद था। अब्बियस की गैर मौजूदगी में वो कई मरतबा इस केस के यूनिक से कमरे में गई थी जहाँ जाने की इजाज़त किसी को ना थी। वहाँ जाकर अब्बियस के बेड और स्टडी टेबल वाली कुर्सी पर बैठना उसे बेहद अच्छा लगता था। किरण रोज़ उसके कमरे की खुद सफाई करती थी। यूँ तो काम वाली आकर सारा काम कर जाती थी मगर जाने क्यों किरण को अब्बियस का कमरा खुद साफ़ करना बहुत पसंद था क्योंकि इसकी नफीस तबीयत के बारे में वो अच्छे से जानती थी। अब्बियस ने माँ से मिलने की कोशिश ना की थी जिस पर किरण दिल महसूस कर रह गई। नाश्ता उसने नहीं किया था मगर लंच में किरण ने उसके लिए बेहतरीन इंतजाम करवाया था। अब्बियस तो शायद लंच भी गोल कर जाता मगर हुस्ना और हमसा की वजह से वह नीचे चला आया था। डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर अजिया को अपनी महसूस जगह के बराबर वाली जगह पर बैठे देखकर वह कोफ से आंखें घुमा कर रह गया था। चलिए ना भैया, हमसा ने लाड से उसे कहा तो वह इस बात में सहलाता अपनी जगह पर आकर बैठा। पढ़ाई कैसी जा रही है अभी? दिलावर मलिक ने उसके वजीह चेहरे को देखकर पूछा था। वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गया था। बहुत अच्छी, तो लफ्ज़ी जवाब देकर वह अपनी प्लेट में बिरयानी निकालने लगा।
बहुत अच्छी तो जाएगी ही अंकल, अब भी इतना ब्रिलियंट जो है। अबियस के बाजू पर हाथ रखते ही इसने बेतकल्लुफ़ी से कहा तो अबियस ने उसका हाथ झटका। तमीज़ के दायरे में रहो। अबियस का लहजा काफ़ी सख्त था जिस पर जजिया को सबके सामने शर्मिंदगी हुई थी, मगर फिर उसने मुस्कुराते हुए इसकी बात का सजाइल करने को पास पड़ी डिश उठाई थी। ये मटन कढ़ाई तो चखो ना, पप्पू ने खुद अपने हाथों से बनाई है। अजिया ने मटन कढ़ाई वाला बाउल उठाकर उसके सामने किया। मेरे अपने हाथ मौजूद हैं और बिल्कुल सही सलामत भी हैं, तुम्हें ये ज़हमत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब्बियज़ ने ठंडे ठार लहजे में कहते बाउल लेकर साइड टेबल पर रख दिया। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, अजिया ने हुफ़्की से कहा। अब्बियज़ का रवैया उसे पसंद नहीं आया था, जो उसे एक नज़र भी नहीं देख रहा था। बाकी सब कभी अब्बियज़ और कभी अजिया को देख रहे थे। मैं फीडर नहीं पीता जो तुम मुझे ये बच्चा समझकर हेल्प करना चाह रही हो। अभी तुम खुद बच्ची हो तो खुद की हेल्प करो। उसे दो टोक अंदाज में जवाब देकर उसने खाना खाना शुरू किया था। अजिया ने शिकवा कुनाह निगाहों से किरण को देखा जो उसी को देख रही थी। किरण ने निगाहों में उसे हौसला देकर खाना खाने का इशारा किया तो वो खाने में मशगूल हो गई। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हमसान उसे जाते देखकर पूछा। थक गया हूँ ना, रेस्ट करने जा रहा हूँ। नरमी से उसका गाल थपथपाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मेरा भी हो गया। दिलावर मलिक ये कहकर उठते टीवी एरिया की जानिब चले गए थे। तुम ना भैया को भैया बोला करो, फिर वो तुम्हें नहीं डांटेंगी। हुस्ना ने अजिया को मशवरा दिया तो वो दांत पीस कर उसे देखने लगी। हमसा ने खाना खा लिया तो वो हुस्ना के साथ अपने कमरे में चली गई थी। तुम्हें इब्बी अच्छा लगता है? किरण ने अजिया को देखकर पूछा तो उसके सवाल पर मुस्कुराई। बहुत ज़्यादा फूफो। अजिया ने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया था क्योंकि किरण उसे बिल्कुल दोस्तों की तरह ट्रीट करती थी। पसंद करती हो या प्यार करती हो? किरण ने शरारती निगाहों से उसे देखा। वो अभी बहुत छोटी थी, बजाय उसे समझाने कि किरण उस मामले में उसका साथ दे रही थी, क्योंकि किरण भी यही चाहती थी कि अजिया उसकी बहू बने। फो वो शर्माती हुई इसके सीने से लगी तो किरण ने हंसते हुए उसकी कमर से हिलाई। फिक्र मत करो, अभी इसकी दुल्हन तो मेरी अजिया ही बनेगी। किरण ने उसे हौसला दिया तो वो पूरे दिल से मुस्कुराई थी। किरण ने सोच लिया था कि अजिया की शादी अबिया से ही होगी। वो जल्द ही दिलावर मलिक से इस बारे में बात करने वाली थी, ताकि अजिया को वक्त रहते अपने अबियस के लिए ये सोचे बगैर कि अबियस का फैसला क्या होगा। गुजरे वक्त के साथ 13 साल बहराम वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। सरदार शराफत उसे अपने साथ रखने लगे थे। गांव का कोई फैसला होता या खेतों का कोई हिसाब किताब वो अभी से उसे सब सिखा रहे थे, क्योंकि उनके बाद सरदारी बहराम ही के हिस्से में आनी थी। उन्होंने बहराम को कभी पढ़ाई करने से नहीं रोका था। वो चाहते थे कि वो पढ़े ताकि ज़मीनों के बारे में मुकम्मल हिसाब किताब रख सके, जो इतना भी आसान काम नहीं था। गांव में आधे से ज़्यादा उनके खेत थे जहाँ पे गांव के लोग काम करते थे और उनके किए का मुनासिब मुआवजा मिलता था। बख्तियार भी इन मामला से दूर था। आज भी वो बहराम को लिए खेतों का दौरा कर रहे थे जहाँ काम करते लोग नजर आ रहे थे। अभी वो इसी में मसरूफ थे कि जब अचानक फिजा में किसी की दर्दनाक चीख गूंजी। सब ने चौंक कर आवाज़ के ताक़ुब में देखा, मगर घने दरख्तों के बायस कोई नजर न आया। सरदार शराफत ने अपने पीछे खड़े मुंशी को इस तरफ दौड़ाया जहाँ कुछ लोग दूर जमा हो रहे थे। हम भी वहाँ चलकर देखते हैं बाबा साईं कि मामला क्या है। बहराम ने दो लोगों के हजूम पर नजर जमाए कहा। हम सरदार हैं बहराम चुगतोई, और सरदार खुद मुंह उठाकर कहीं नहीं चाहता, ये बात याद रखना। उन्होंने सख्ती से उसे टोका तो लब बीजता चुप हो गया। कुछ ही देर में मुंशी हाँफता काँपता उनकी तरफ नजर आया। क्या हुआ है वहाँ? सरदार शराफत ने पूछा तो वो मुंशी ने गहरा सांस भरते खुद को पुरसुकून किया। और रशीद के बेटे कामी ने जुगनू का कत्ल कर दिया है, मुंशी ने बताया तो बहराम के चेहरे पर सर से रात उभरे। कत्ल कर दिया? मगर वो क्यों? सरदार शराफत ने हैरत से पूछा। रशीद उनके खेतों में ही काम करता था और काफ़ी शरीफ आदमी था, जबकि 20 साल कामना उस कामी उसका बेटा था, जो मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़कर बाप के साथ खेतों में काम करने लगा था। पता नहीं जी, मैंने उसे पकड़वा कर कैदखाने में डाल दिया है। अब जब पंचायत लगेगी तो ही पता चलेगा, मुंशी ने नाइल्मी का इजहार करते हुए वे कहा था। कामी के बगैर किसी एहतजाज के खुद कत्ल का इतराफ़ किया था, जिस पर सरदार शराफत के कारिंदे उसे ले गए थे, और अब कल पंचायत में ही उसका फैसला किया जाना था। क्या उसे अब सजाए मौत होगी? बहराम ने अपनी सोच के पेश नज़र पूछा। ये तो कल वो खुद ही बताएगा कि उसे क्या चाहिए। है, चलो वापस, काफ़ी देर हो गई है। सरदार शराफत ने गोलमोल सा जवाब दिया था, जिस पर वो सरहलाता बाप के साथ वापसी को हो लिया। पता नहीं सरदार शराफत उसे कल पंचायत में लेकर जाती या नहीं, मगर उसने वहाँ जाने का फैसला कर लिया था। वो देखना चाहता था कि कामी को क्या सज़ा मिलती है। अगला दिन चढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। स्कूल से आने के बाद खाना खाकर उसने काफ़ी देर आराम किया था, और फिर बाप को बाहर जाते देखकर वो उनसे ज़िद करके उनके साथ ही हो लिया था। सरदार शराफत ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था कि आज नहीं तो कल। उसे सब कुछ जानना ही था, तो आज क्यों नहीं। वो लोग पंचायत पहुँचे तो पिंडाल गाँव के लोगों से भरा हुआ था। सामने ही बरगद के पेड़ के नीचे थड़े पर सरपंच हजरात बैठे नजर आ रहे थे। उनके दरमियान वाली जगह खाली थी, जो कि सरदार शराफत के लिए ही छोड़ी गई थी। सरदार शराफत को देखकर गांव के लोग और बाकी चारों सरपंच उनके अदब व एहतराम में खड़े हो चुके थे।
सरदार शराफत ने हाथ खड़ा करते सबको बैठने का इशारा किया, खुद अपनी महसूस जगह पर जाकर बैठ गया। सरदार शराफत के साथ ही बहराम चुगतोई की जगह बनाई गई थी, जहाँ वो अब बैठा दिलचस्पी से सबको देख रहा था। कार्रवाई शुरू की जाए, सरदार शराफत ने ऊंची मगर सख्त आवाज़ में कहा तो मुंशी ने तेज़ी से सरदार शराफत के कारिंदों का इशारा किया, जो चंद ही लम्हों में कामी को लाकर एक तरफ खड़ा कर चुके थे। कामी के एक पैर में जंजीर डाली गई थी, जिसको एक आदमी ने थाम रखा था कि वो भागने की कोशिश ना करे, और एक तरफ कामी का बाप रशीद खड़ा था, और उसके साथ ही कामी की माँ सुगरा भी थी, जो बेतहाशान सुबह रही थी। उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। बेटी 15 साल की थी और बाकी दोनों भाइयों से छोटे, जबकि कामी सबसे बड़ा था। उनके मुखालिफ सिफ्त में कामी जुगनू के घर वाले थे, जिसमें से उसके 2 भाई और भाभियाँ खड़ी थीं। बहनें थी नहीं और माँ बाप अस्सा हुआ मर चुके थे। जुगनू 25 साल गैर शादीशुदा आदमी था, जिसका कत्ल कामी के हाथों हुआ था। सरदार ये कामरान है और इसने जुगनू का कत्ल कर दिया है, और इस बात का एतराफ़ भी करता है। अब इसको सज़ा सुनाई जाए। मुंशी ने सरदार शराफत से कहा तो वो हुंकारा बरते जुगनू के घर वालों की तरफ मुतवज्जा हुए। तो तुम लोग क्या चाहते हो, जान के बदले जान या कुछ और? सरदार शराफत ने जुगनू के भाइयों की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। हमें वन्नी चाहिए, जुगनू का एक भाई बोला था, जिस पर सबने छंबे से उसे देखा था। वो शादीशुदा था और 3 बच्चों का बाप भी। फिर वन्नी लेने का मतलब? मैंने कत्ल किया है और मैं एतराफ़ भी कर चुका हूँ, तो मेरी जान हाजिर है, मगर इस कत्ल के बदले में अपनी बहन को कभी वन्नी नहीं करूँगा। कामी ने उनका मुतालबा सुनते तेज़ी से कहा था। तुम चुप रहो कामी, सरदार बेहतर फ़ैसला करेगा। रशीद ने बेटे को टोका था, भले ही उसके 2 बेटे और थे, मगर वो कामी को कुर्बान नहीं कर सकता था। अपनी बेटी को वो वन्नी करने को तैयार था कि बेशक वन्नी हो जाती, मगर ज़िंदा तो रहती ना। मगर बेटे की मोहब्बत में वो शायद भूल गया था कि वन्नी की ज़िंदगी तो ज़िंदा लाशों की तरह ही गुजरती है। वन्नी एक कंवारे को दी जाती है, जबकि तुम दोनों भाई शादीशुदा हो। सरदार शराफत ने कामी और उसके बाप को नज़रअंदाज करते सख्त लहजे में कहा। शादी नहीं करवानी सरदार, बगैर शादी के ही हमारे घर में वन्नी की हैसियत से रहेगी। जुगनू की भाभी ने जल्दी से कहा तो एक सरपंच ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये नामुमकिन है। अगर वन्नी चाहिए तो शादी करनी पड़ेगी, वरना कसास में जान ले लो या जुर्माना। एक और सरपंच ने अपना फैसला सुनाया तो वो भाई सोच में पड़ गए। सच तो ये था कि कामी की हरकतों से वो खुद भी नाराज़ थी, जो उन पर हर तरफ सिर्फ अज़ाफ़ी बोझ ही था। ऐसे में उन्हें कामी की जान लेकर क्या मिलता। तभी अपनी बीवियों के कहने पर उन्होंने वन्नी मांगी थी, जिनको मुफ्त में नौकरानी चाहिए थी। ठीक है, हमें मंजूर है, हमें वन्नी चाहिए और हम उसका निकाह एहसान से करने को तैयार हैं। एक भाई ने अपने भाई बावजूद बीवी से मशवरा करके फ़ैसला सुनाया। तुम्हारा बेटा भी 10 साल का है। किसी ने मजमे से आवाज़ लगाई। तो क्या हुआ, निकाह किसी भी उम्र में जायज़ है। वो अभी नाबालिग है और हम उसके वली हैं, उसके लिए कोई भी फ़ैसला ले सकते हैं। दूसरे भाई ने कहा तो वो लोग चुप हो गए। ठीक है, जुगनू के कत्ल के बदले कामी की बहन को वन्नी किया जाएगा। सरदार शराफत ने अपना फैसला सुनाया। मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं जान देने को तैयार हूँ। वो चीखा था, मगर उसका बाप उसे खींचता हुआ घर की जानिब ले गया था, और 15 मिनट बाद वो वापस आया तो उसके साथ स्याह चादर में लिपटी 15 साल मलीहा थी, उसकी इकलौती बेटी। जुगनू का भतीजा एहसान इस वक्त सिर्फ 10 साल का था, यानी मलीहा से 5 साल छोटा, जिसे निकाह की कोई समझ बूझ नहीं थी। उसके बाप ने उसे पंचायत में ला खड़ा किया था, जहाँ निकाह का इंतज़ाम हो चुका था, और फिर कुछ ही देर में वो मलीहा रशीद से मलीहा एहसान बन चुकी थी। मलीहा की सास यानी एहसान की माँ उसे खींचती हुई अपने घर की तरफ ले जा रही थी, जबकि मलीहा रोती चिल्लाती उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। सारा वाक़या तब से खामोशी से देखता बहराम अपनी जगह से उठा था। इसे जो हुआ वो बिल्कुल समझ नहीं आया था, मगर अब वो सब कुछ जानने का इरादा रखता था, और ये सब कुछ उसे एक ही हस्ती बता सकती थी, और वो थी उसकी माँ। घर पहुंचकर उसका रुख सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही उसकी माँ सोबिया बेड पर बैठी थी। उसकी गोद में बेख्तियार सर रखे लेटा हुआ था, और सोबिया उसके बाल सहला रही थी। आ गया मेरा शेर। सोबिया ने उसकी तरफ बाहें वाँकी तो वो सर हिलाता उनकी जानिब बढ़ा और बेड के करीब खड़े होते माँ के गले से लगा। तुम बाहर जाओ, मुझे माँ साईं से बात करनी है। बहराम ने बेख्तियार को मुखातिब किया तो वह बुरे बुरे मुँह बनाता उठ कर बैठा। क्यों, मेरे सामने ही कर लो। हाँ, मुख्तियार ने कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गया। तुम्हारे सामने करनी होती तो तुम्हें बाहर जाने को क्यों कहता। अब जाओ बाहर। बहराम ने कड़े तेवरों से उसे घूरा तो वो शिकवा कुना निगाहों से माँ को तकने लगा, जिसने आंखों में उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो बेड से उतरता पैर पटक कर बाहर की जानिब बढ़ गया। बाबा साईं आ गए तुम्हारे। बख्तियार के जाने के बाद सोबिया ने बहराम से इस्तफसार किया। नहीं, मगर आप मुझे बताएं ये वन्नी क्या होती है। बहराम ने तब से अपने दिमाग में मचलते सवाल को माँ के सामने रखा। तुमने कहाँ से सुन लिया ये लफ्ज़। सोबिया ने दहल कर पूछा था। सरदार शराफत जुगतोई पंचायत और गांव के मामलात घर से दूर ही रखते थे, तभी वो नावाकिफ़ थी। वो कामी की बहन है ना मलीहा, उसे एहसान के साथ वन्नी कर दिया गया है और उन दोनों की शादी भी हो गई। बहराम ने बताया तो सोबिया ने हैरत व बेयकीनी से पूछा,
पूरी बात बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। सोबिया ने उलझे हुए अंदाज में पूछा तो वो अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना गया, जिसे सुनकर सोबिया को मलिहा की किस्मत पर अफसोस हुआ था। अब बताएं मुझे कि क्या होती है वन्नी। बेहराम ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया तो सोबिया अपनी सोचों को झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वन्नी कत्ल के बदले दी जाती है, जिसमें एक लड़की को लोंडी बनाकर घर ले जाया जाता है। कुछ जो अच्छे लोग होते हैं वो उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं और उसे बहुत प्यार से रखते हैं, मगर जो अच्छे लोग नहीं होते वो उससे जिस तरह का चाहे सलूक रख सकते हैं, बुरा और बेहद बुरा भी। बनी हुई लड़की को उसके घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता। और वो भी मज़ीद बोल रही थी जब बहराम ने उसकी बात काटी। बुरे लोग तो मारते भी हैं। बहराम ने पूछा तो वह सर हिला गई। वो बनी हुई लड़कियों को मारते हैं, उस पर जुल्म करते हैं और घर के सारे काम करवाते हैं। कोई उनसे बाज पूछ करने वाला नहीं होता। सोबिया के कहने पर बहराम गुमसुम सा हो गया। एहसान के घर वाले तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उसका मतलब वो मलिहा को मारेंगे। ये कहते हुए उसकी निगाहों के सामने अनफाल का चेहरा घूम गया था, जिसके साथ भी कमोबेश यही सलूक किया जाता था। वो भी इस काबिल नहीं था कि उसके लिए कुछ कर सकता। एहसान तो उसका शोहर है ना, क्या वो उससे ठीक से सलूक करेगा? बहराम ने पूछा तो सोबिया ने गहरा सांस भरा। एहसान भी तो अपने बाप जैसा ही होगा, वो खुद भी मलिहा से नफरत करेगा और अभी तो वो खुद भी नहीं जानता कि मलिहा उसकी क्या लगती है। सोबिया की बात पर वो लब बींच गया। मैं मलिहा को कुछ नहीं होने दूंगा। बहराम इतना कहकर वहाँ से उठ गया था, जबकि सोबिया उसके अंदाज पर होल कर रह गई थी। अगर उसके बाप को बहराम की सोच और हरकतों के बारे में पता चल जाता तो न जाने सोबिया और बहराम का क्या हशर करता। अगला दिन उसके लिए मामूल जैसा ही था। कल रायमा ने उसे पैराडोल की 2 गोलियां वक्फा वक्फा रखकर खिला दी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा संभल गई थी। सादिया ने उसकी ख़राब तबीयत की कोई परवाह न की थी और उससे घर का सारा काम करवाया था। वो भी लब से ये सारे काम निपटाती गई थी कि ना करती तो शायद अब सादिया उसकी खाल उड़ेर देती। सादिया की मार की वजह से उसका चेहरा नीलों से भर चुका था। एक तरफ का होंठ भी सूजा हुआ था, जबकि कमर का दर्द अलग था जो अब भी जारी था। सादिया को चाय की तलब थी और घर में चाय पत्ती ख़त्म थी। तभी सादिया ने दिन के 12 बजे उसे बाप की तरफ रवाना किया था ताकि दुकान से चाय पत्ती ले आए। मरते क्या ना करते के मस्ताक वो चादर ओढ़ती घर से बाहर निकली थी। 5 साल पहले हुए इस वाक़ये के बाद वह मुख्तात हो चुकी थी। तेज़ तेज़ कदम उठाती कुछ ही देर में दुकान पर पहुंच चुकी थी। चाय पत्ती के साथ और ख़त्म हुआ सामान भी लिया और घर की जानिब बढ़ी। थकावट और गर्मी से बेहाल होती वह अब चकराने लगी थी, तभी तेज़ कदम उठाने लगी ताकि जल्द घर पहुंच सके। अभी वो घर से कुछ ही दूर थी जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। इससे पहले कि वो चकरा कर गिरती, किसी ने बहुत मजबूती से उसे सहारा देते बाहों में थाम लिया था, यूं कि अब वो पहलू की जानिब खड़ी उसके हिसार में थी। ए लड़की, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। एक हाथ से पल्लू से चादर छुपाए, चेहरा छुपाए, दूसरे हाथ से वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। सामान हाथ से छूटकर गिर चुका था। सुनो, कौन हो तुम? उसने एक बार फिर उसे अजीब सी लड़की से पूछा था जो पुराने से मलगजे लिबास में मलबूस थी और सर पर ली चादर भी पुरानी सी थी। थोड़ा सा चेहरा जो नुमाया था, वहाँ उसे बस नील ही नजर आ रहे थे, जिस पर वह हैरान हुआ था। हाय, मैं मर गई। मैं भी कहूँ ये लड़की बाहर से आते हुए इतनी देर क्यों लगा कर आती है। आज पता चला अपने आशिक से मुलाकात होती है इसकी। हाय मेरे अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। वो अब तक खुद को संभालने की कोशिश में नाकाम होती इस लड़के के हिसार में खड़ी थी। पीछे से आती सादिया की आवाज़ पर आंखें खोलने की कोशिश करती पलटी थी। नहीं अम्मा, वो लड़खड़ाते लहजे में बोलती अपनी सफाई देने लगी थी, मगर ज़बान ने साथ ना दिया था। जबकि उसके साथ खड़े अब्बियस मलिक ने एक झटके से उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया, जिस पर वो नीचे गिरी। सामने खड़ी औरत की बातें सुनकर उसका दिमाग घुमा था। नीचे गिरने पर अनफाल के मुंह से एक बुलंद कराह खारिज हुई थी, जिस पर किसी ने ध्यान ना दिया था। होश में हैं आप? क्या कह रही हैं? अब्बियस ने गुस्से से डाला था, जिस पर सादिया दहल कर पीछे को हटी, मगर एक बार फिर उसका ववेला जारी हुआ था। हाय अल्लाह, मैं मर क्यों ना गई। अरे मोहल्ले वालों, ये देखो मेरी नाम नेहात बेटी क्या क्या गल फैलाती फिर रही है। सादिया की चीखों पुकार और ववेले पर आसपास घरों में मौजूद कुछ मर्द और खवातीन बाहर निकल आई थी। बगैर किसी सबूत के बहतान लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये गिर रही थी, मैंने तो बस। वो अभी बोल ही रहा था जब सादिया ने उसकी बात काटी। अरे बड़े बड़े आशिक देखे, मगर उसकी दीदा दलदली तो देखो, कैसे आंखों में आंखें डाल कर बात करा है। शर्म और हया तो बेच ही खाई है उसने। और तू इतना ही मन मच रहा था तो मुझे बताती, ताकि 2 पुल पढ़वा कर तुझे रुखसत कर देती। सादिया गाल पीटती अब अनफाल की जानिब बढ़ी और उसे दुपट्टे समेत चुटिया से बगैर घसीटती घर की तारीफ ली जाने लगी। क्या हो रहा है ये? अचानक शहजाद मलिक की आवाज़ पे सबका रुख उनकी तरफ हुआ था। तेरी बेटी अपने आशिक के साथ पकड़ी गई है शहजाद। दिन दहाड़े मुलाकातें हो रही थी। मोहल्ले की एक औरत ने बड़े तंज़ी अंदाज में कहा। क्या बकवास है ये? शहजाद मलिक अब्बियस को देखकर दाड़ा था। झूठ बोल रही हैं ये, मैंने तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। अब्बियस ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया था। झूठ तो ये लड़का बोल रहा है शहजाद, अपनी आंखों से मैंने इन दोनों को रंग रलियाँ मनाते देखा है। सादिया जो अनफाल को मार मार कर अधमुआ कर चुकी थी, रुककर शहजाद की जानिब आई तो गुस्से में अब्बियस को देखता बगैर उससे सफाई मांगे वो उस पर पल पड़ा था।
19 साल अबीस ने अपना बचाव करने की बेहद कोशिश की थी, मगर शहजाद उससे कई गुना ताकतवर थे, जिसके सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया था। मोहल्ले में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश ना की थी। सादिया अब रुक कर आंखों में शातराना चमक समोए अबेस को पिटता हुआ देख रही थी, जबकि धुंधली पड़ती आंखों से उस अजनबी को मार खाते देखकर अनफाल बहुत हिम्मत करती उठी, चादर से मुंह ढका जहाँ से खून बहने लगा था, और फिर बाप की तरफ बढ़ी। उसने कुछ नहीं किया अबू, इसे जाने दो। वो मुश्किल बाप तक पहुंचकर उसने बाप को रोकना चाहा था, मगर सादिया ने उसका बाजू थामते रखकर एक और थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया था। अपने आशिक को पिटता नहीं देख पा रही ना तू? उसका बड़ा ख्याल है, मगर बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं। सादिया ने उसका जबड़ा दबोचा तो वो सिसक उठी। मैं नहीं जानता इस लड़की को, अबीस ने चकराते सच से कहा, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ना था। आज मैं कत्ल कर दूंगा दोनों का, फिर कोई औलाद माँ बाप को यूँ जलील करने की कोशिश नहीं करेगी। शहजाद ने कहकर इर्द गिर्द कुछ तलाश करने की कोशिश की ताकि अपने कहे पर अमल कर सके। अरे, अपने हाथ इनके हौसले रखने का क्या फ़ायदा? खुद जेल चले जाओगी तो पीछे तुम्हारी दोनों बेटियां फिर भी इसके नक्शे कदम पर चलेंगी। दो बोल पड़ा आकर चलता करो इसे यहाँ से, किसी आदमी ने बुलंद आवाज़ में कहा। सही कह रहे हैं यायमा के अब्बू, अब इनके गंदे खून से खास बनकर खुद को गुनहगार कर रहे हैं। उसी के साथ रुखसत कर दें जिसके साथ पकड़ी गई है, सादिया ने क़ुव्वत से कहा तो शहजाद ने सर हिलाया। हाँ, अभी बंदोबस्त करता हूँ। अभी इसको समझ नहीं आया था कि वो क्या कह रही हैं। शहजाद ने अभी इसको सादिया को सादिया ने अनफाल को दबोचा घर की तरफ चले। मोहल्ले वाले भी इनके साथ ही थे। मोहल्ले में से कोई मोहल्ले के मौलवी को बुला लाया था। मैं नहीं करूँगा निकाह, मैंने कुछ नहीं किया। अबीस ने मौलवी साहब के पूछने पर इनकार किया था। सर से खून बह रहा था, जबकि गाल भी सूज चुका था। नफासत से सुलझे बाल कब के बिखर चुके थे। शर्ट भी एक तरफ से फट गई थी और धूल में मट्टी अटी हुई थी। लग ही नहीं रहा था कि ये वही डिसेंट सा अबीस मलिक है जो हर वक्त निखरा निखरा सा रहता है। चुप करके कबूल कर, वरना यही जिंदा दफना दूंगा तुझे। शहजाद मलिक ने एक लात उसकी कमर में रसीद की थी, जिस पर वह बिलबिला उठा। मजीद मज़ाहमत की हिम्मत नहीं थी उसमें। तभी अब की बार 3 बार कबूल है करता 15 साल इनफार मलिक अपने निकाह में कबूल कर गया था। जो सामने ही बैठी आंखों में ढेर सारी नमी लिए उसे देख रही थी। उसकी सिर्फ स्याह आंखें ही नजर आ रही थी, बाकी चेहरा चादर में छुपा हुआ था। उसकी स्याह बड़ी बड़ी गहरी आंखों में तैरती नमी उसको उसने बेगौर देखा था, मगर फिर सच झटक गया था। अब तो हो गया निकाह, अब तो जाने दो, अबीज़ ने लड़खड़ा कर ज़मीन से उठते हुए कहा था, जिस पर शहजाद ने अनफाल को उठाकर उसकी जानिब धक्का दिया था। तो हम कौन सा रोक रहे हैं तुम्हें? उठाओ ये गंड की बोतली और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शहजाद मलिक ने कहा तो उसने हैरत से नीचे पड़ी अनफाल को देखा। मैं क्यों लेकर जाऊँ? उसने दर्द बर्दाश्त करते हैरत से पूछा था। उसे लगा था कि निकाह के बाद उसकी जान छूट जाएगी, मगर अब एक और मुसीबत उसके गले पड़ रही थी। आशिकी मशूकी करते वक्त तो कुछ नहीं सोचा होगा। तुम्हारी बीवी है तो तुम ही लेकर जाओगे, यहाँ नहीं रख सकती है। सादिया ने तीखे लहजे में कहा तो वह लब भींच कर बाहर की जाने बढ़ा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुंह क्या देख रही हो हमारा? सादिया ने उसे घुरक कर कहा, जो अब भी उम्मीद लिए अपने बाप की तरफ देख रही थी। शहजाद मलिक ने चेहरे का रुख मोड़ लिया तो वह रोती हुई घर की दहलीज पार कर गई। बाहर आई तो सामने ही वो लंगड़ा कर चलता जा रहा था। हवास संभालती वो इसके पीछे चलने लगी। मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अपने पीछे आहट में सुनकर वो पलट कर दृष्टि से दौड़ा तो वह सहम कर दीवार से जा लगी। कहाँ जाऊँ फिर? उसने भीगे लहजे में पूछा। जहन्नुम में, तड़क कर कहता वो एक बार फिर उससे बेतहास आगे चलने लगा। उसके जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा था। इतने बुरे तरीके से मारा था शहजाद ने उसे। वो आज ऊन से मिलने आया था और इससे मिलकर वापस जा रहा था जब अनफाल को गिरता देखकर उसकी तरफ बढ़ा। अगर उसे पता होता कि सब हो जाएगा तो कभी भी उसकी तरफ मदद की गर्ज से कदम ना बढ़ाता। सड़क पर पहुंचकर उसने सामने खड़ी अपनी होंडा बाइक सीधी की थी। जब अब करीब लड़की खड़ी पर नज़र पड़ती है, उसका पारा हाई हुआ था। मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ जहाँ जाना है। गुस्से से कहकर वह बाइक पर बैठने की कोशिश करने लगा। जैसा उसका हाल था, ड्राइव करना मुश्किल था, मगर यहाँ से निकलना भी था। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे साथ ले जाओ। इनफाल ने उससे इल्तिजा की थी। क्यों ले जाऊँ? लगती क्या हो तुम मेरी जो तुम्हें साथ ले जाऊँ? जवाबों में उस पर चिल्लाया तो वो एक बार फिर रोने लगी। तुमने मुझे अपनी बीवी बना लिया है, तुम्हारे साथ रहूँगी अब मैं। अनफाल ने भीगे लहजे में कहा तो उसने बाइक स्टार्ट किया और उसकी जानिब देखा था। जारी है। तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की किस्त? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप अब अगली किस्त के भी शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।